हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस समय हम लोग एसएससी CHSL 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये प्रीवियस पेपर है 2023 का, जो हुआ था 2 अगस्त से लेकर के 2 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में। कुल 10 दिन पेपर हुआ था और हर दिन 4 सेट थे, तो कितने हो गए? 40 सेट हम लोगों को करना है। और ये 2 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का पेपर है। सेकंड शिफ्ट का पेपर मतलब क्या हुआ? डिस्कशन नंबर 2 है आज हमारा, ठीक है। आज डिस्कशन नंबर 2 है। इसके बाद डिस्कशन 3, 4 ऐसे कैसे 40 डिस्कशन कराने हैं। प्रीवियस आपको PDF बोलना था, PDF आपको मिल गया होगा, आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। चलिए, तो एक बात और आपको बतानी थी जो मैं रोज़ बताता हूँ कि केवल CHSL ही नहीं, CGL के, स्टेनो के, MTS के और इंटेलिजेंस ब्यूरो के, CPOSI के, सबके प्रीवियस पेपर हमने डिस्कशन कराए हैं। ख़ास तौर से 2023 वाले सब कराए हैं। MTS में थोड़ा अधूरा रह गया है, उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे MTS के एग्ज़ाम आने के पहले, ठीक है। बाकी और बहुत सारे डिस्कशन है भाई। 2022 का है, देखो 2022 का डिस्कशन है, 2023 का डिस्कशन है। इतना करिए, आपको मतलब काफ़ी मटेरियल है और डिस्कशन सारे करिए, मतलब विदाउट डिस्क्रिमिनेशन वेदर यू आर परसुइंग CGL, CHSL, MTS, सारे के डिस्कशन करिए। क्योंकि अगर आप CPO का तैयारी करें तो आप स्टेनो वाला भी कर डालिए। लगभग सबके क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं। और कभी कभी होता है कि स्टेनो के क्वेश्चन CGL में, CGL के क्वेश्चन स्टेनो में ऐसे पूछ लेते हैं, या CPO के क्वेश्चन CHSL में पूछ लिए, किसी का किसी में भी पूछ सकते हैं। पेपर बनाने वाली टीम वही होती है। आप ये ध्यान में रखिएगा कि SSC का पेपर बनाने वाली टीम वही है। जो टीम CGL का पेपर बनाती है वही टीम CHSL का बनाती है, वही टीम स्टेनो का बनाती है, वही टीम और सारे पेपर्स का बनाती है। तो टीम वही होती है, इसलिए क्वेश्चन इधर के उधर होने के पूरे चांस रहते हैं। इसलिए आप सारे के सारे करिए। दिस इज़ माय पर्सनल एडवाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखो, पहला क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो वर्ड दिया है बिजनेस, ठीक है। बिजनेस की स्पेलिंग क्या होती है वहाँ देखने के बजाय पहले आप यहाँ देखिए, ये BG हो गया। पहले BUSY होता BG, तो BUSI हो जाएगा और NESS हो जाएगा। तो बिजनेस, ये वाली स्पेलिंग कहाँ है? यहाँ है BUSINESS, पहली स्पेलिंग ठीक होगी। बाकी किसी में ये स्पेलिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ है तो यहाँ पे S सिंगल कर दिया ना, इसलिए गलत हो गया। और यहाँ पे BU के बाद I लगा हुआ है, ठीक। तो गलती क्या सब में हो गई। आपका आंसर कौन होगा? फर्स्ट वाला होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में साइनोनिम बताना है आपको। किसका? कीन का साइनोनिम बताना है। इनमें से कोई वर्ड ढूंढना है, तो यहाँ पे हटा दो, यहाँ तो दिया ही है ना, ठीक। पहले आप कीन की मीनिंग समझिए। कीन का मतलब क्या होता है? उत्सुक होता है। उत्सुक का मतलब समझ रहे हैं? कोई चीज़ जानने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है किसी व्यक्ति में, उत्सुकता होती है उस व्यक्ति के अंदर। तो इसके लिए जो और वर्ड यूज कर सकते हैं वो एक वर्ड होता है ईगर, ठीक है। एक वर्ड होता है क्यूरियस, ठीक है। ईगर है, क्यूरियस है। और ये वाला जील होता है, जेड वाला होता है, तो ये जेलस हो जाएगा। इंक्विसिटिव हो सकता है, INQUISTIVE, इंक्विसिटिव होता है। ये सारे वर्ड्स है, ईगर, क्यूरियस, जेलस और इंक्विसिटिव। ये उत्सुकता के लिए। एंथुजियाज्म एक वर्ड होता है, उत्सुकता, जिज्ञासा, तो वो एंथुजियाज्म। तो देखो इनमें से क्या मिल जाता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का उत्सुकता से कोई मतलब नहीं, विजिट का कोई मतलब नहीं। ईगर हमने कहा था, ये आपको मिल गया। हैप्पी मैंने खुश होता है, तो आपका आंसर इसमें कौन सा होना चाहिए? ईगर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कार्सिटी। इसका आपको क्या बताना है? एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है बेटा? स्कार्सिटी का मतलब होता है ना अभाव। अभाव मतलब दूसरा वर्ड क्या हो सकता है इसके लिए? इस दूसरा वर्ड तो हो सकता है डर्थ। डर्थ मतलब अभाव होता है। एक वर्ड होता है लैक। लैक माने अभाव होता है। एक ये स्कार्सिटी है, डर्थ है, लैक है, डेफिशिएंसी है, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड क्या होते हैं? कमी के लिए, अभाव के लिए लगते हैं। अब इसका अपोजिट क्या हो गया? ज़्यादा।
तो यहाँ पर इसी में से ढूंढना है आपको, तो नीचे तो दिया ही है ना। तो अभाव का अपोजिट क्या हो गया? एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की अधिकता। तो एक्सेस के और वर्ड्स क्या हो सकते हैं? अबंडेंस हो सकता था, ठीक है, एक वर्ड आ जाएगा आपका अबंडेंस हो सकता है। प्लेथोरा एक वर्ड होता है, PLETHORA। प्लेथोरा मतलब भी होता है किसी चीज़ की अधिकता होती है। सरप्लस हो सकता है, ठीक है, सुपरफ्लुअस हो सकता है, प्लेंटी हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे वर्ड हैं इसके लिए। वाटर पानी होता है, ग्लेशियर हिमनदी होता है, और फ्रेश यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आंसर क्या होगा? एक्सेस हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है? जो सेंटेंस दिया है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। लिखा अ सडन नॉइज, ये सब्जेक्ट हो गया। फ्राइटेंड क्या हो गया? ये वर्ब हो गई, सेकेंड फॉर्म में है द हॉर्स। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो हम पैसिव में क्या बनाते हैं इसका? वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब हम बार बार कहते हैं कि जब आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हो या जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो तो योर फर्स्ट अटैक शुड बी ऑन वर्ब। पहला अटैक वर्ब पे करो। जैसे ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो ये देखो हैज़ बीन दिया है, नहीं होगा। ये देखो वाज दिया है, इसके चांस है हैड नहीं हो सकता है, गॉट नहीं होगा। बस और कुछ नहीं देखा, केवल वाज के साथ थर्ड फॉर्म केवल एक ही में लगा हुआ है। देयरफॉर योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बच्चा कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 5 है। इन्होंने कहा कि सब्सटीट्यूट करना है जो अंडरलाइंड पार्ट है, ये अंडरलाइन किया हुआ है, मस्ट बी यूज्ड फॉर। अभी तो ठीक लग रहा है, खाली इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा। यू विल हैव टू स्टडी द सेंटेंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज इनकरेक्ट, ठीक। आ जाओ। ये लिखा है इन टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड। यहाँ तो कोई गलती नहीं, टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड होगा, फॉर फीड नहीं होगा। यूज्ड के बाद फॉर फीड नहीं आता। फॉर जब भी आप लगाओगे फॉर, तो इसके बाद वर्ब की क्या लगती है? ING फॉर्म लगती है। अब वहाँ फीड लिखा है ना, फीड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दैट मीन्स टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो चूंकि फीड को अंडरलाइन नहीं किया गया है, आप देख रहे हो ना कि फीड को अंडरलाइन नहीं किया गया है, मतलब यह है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है, हम उसकी ING फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। चलिए अब ढूंढ लेते हैं हम लोग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है। देखो यहाँ लिखा है, यहाँ भी टू के साथ फीड है, यहाँ भी टू के साथ फीड है, यहाँ की भी टू के साथ, यहाँ की भी टू के साथ फीड है। तो टू के साथ फीड है मतलब फारक तो मिस्टेक में आ गया। अब देखें हम थोड़ा पहले से लेते हैं। मस्ट के बाद ये हैड लगा हुआ है, तो मस्ट के बाद हैड कभी नहीं लगता है। मस्ट के साथ क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगती है, मस्ट हैव होना चाहिए था, तो वो गलत है। दूसरा है, ये गलत हो गया, मस्ट हैव बीन यूज्ड। तो टुडे इन टूडेज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी मस्ट हैव बीन यूज्ड, होना चाहिए था, जरूर यूज किया जाना चाहिए था, मतलब बीती हुई बात है या किया जाना चाहिए। इन टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में किया जाना चाहिए था कि चाहिए। पास्ट की बात करते तो हो सकता था मस्ट हैव बीन लगता, चूंकि पास्ट की बात नहीं है, टूडेज वर्ल्ड है तो पास्ट नहीं होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक। मस्ट यूज टू नहीं होगा। क्यों नहीं मस्ट यूज टू होगा? मस्ट के बाद यूज्ड लगाना गलत होगा, मस्ट यूज, ठीक है ना। और पैसिव वॉइस में होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी खुद तो यूज होगी नहीं, हो की जाएगी, तो हमें बी के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, इसलिए तीसरा भी गलत है। अब बचा मस्ट बी यूज्ड टू फूड, चौथा वाला होगा। बाकी तीनों क्यों गलत हुए वो कारण मैं आपको बता रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है? करेक्ट स्पेलिंग बतानी है जो कि रिप्लेस कर दी गई है। दो वर्ड दिए हैं, एक इंचेंटिंग दिया हुआ है, एक सीनरी दिया है। द इंचेंटिंग सीनरी ऑफ द ब्यूटीफुल लेक वाज मेस्मराइजिंग। इंचेंटिंग का मतलब क्या होता है? मनमोहक, मन को मोहने वाला, जो आपको एक बार देखे तो आपका मन मोह ले, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है, मंत्रमुग्ध करने वाला होगा। तो एन्चेंटिंग की स्पेलिंग गलत है, बाकी सब सही है। ये जो आई लिखा है ये वहाँ पे ING होना चाहिए था, ING होगा लास्ट में। तो यहाँ पर एन्चेंटिंग ठीक है, यहाँ पर एनकैंटिंग दिया हुआ है, नहीं होगा। यहाँ चैंट में CHA होना चाहिए था,
ठीक है ना, CENCHANTING, चैंट से बना हुआ है, ये क्या होता है, चैंट, CHANT। अब इसमें आप ING लगा दो और ये पहले क्या लगा दो, EN लगा दो, एन्चेंटिंग। तो बाकी एक की ही स्पेलिंग सही है, पहले वाले की एन्चेंटिंग, सीनरी, ठीक है। दूसरे में सीनरी तो हमको इसमें भी ठीक लग रहा, इसमें भी ठीक लग रहा, यहाँ सीनरी गलत है और यहाँ भी गलत है, ठीक है, दो में सीनरी की सही है, तो पहले वाले में सीनरी की सही है, दैट मीन्स योर आंसर शुड बी ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि सेकंड में कुछ ना कुछ गलती मिल गई। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ लिखा है द मैचेज आर बीइंग सोल्ड, मैचेज आर बीइंग, आर के साथ देखो वर्ब की ING फॉर्म लगी है, इसका मतलब क्या होगा, एक्टिव वॉइस में इज एम आर के साथ वर्ब की ING फॉर्म होनी चाहिए। इफ देयर इज बीइंग एंड थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस, दैट मीन्स देयर मस्ट हैव बीन कंटिन्यूअस टेंस ING फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, तभी तो बीइंग लगता है पैसिव में। लिखा है शोन लाइव ऑन स्पोर्ट्स टीवी, तो मतलब यह हुआ कि स्पोर्ट्स टीवी जो है इस शो को दिखा रहा है, तो स्पोर्ट्स टीवी के लिए इज लगेगा। इज शोइंग, हमको क्या चाहिए, इज शोइंग, एक में लिखा इज शोइंग, यहाँ लिखा है मे बी, तो इज का मे बी और विल बी और कैन बी नहीं हो सकता, ठीक है, आर के बदले में आप इज लगा सकते हो और कुछ इसमें से नहीं लगेगा, तो योर आंसर शुड बी ए, फर्स्ट वाला आंसर होगा, ठीक है, तो ये होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चा लोग, अगला है क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज करना है आपको, ठीक है, तो अरेंज करना है, ABCDE दिया हुआ है, देखते हैं इसमें क्या आता है, क्या सेट करना होता है हमको, ठीक है। अब इसको पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद ही तो कोई काम बन पाएगा। लिखा है वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर, वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम इस समय कहाँ हैं, एंड लगा दिया, एंड लगा दिया, ठीक है, देखते हैं इसके बाद क्या कनेक्ट कर पाते हैं, अभी तो शुरुआत है। दैट विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ लिखा है कि वेयर वी आर हेडेड, ओ हो, यहाँ लिखा है वेयर वी आर एंड वेयर वी आर हेडेड, ये हो गया, फिर एंड मिल गया हमको। अच्छा देखेंगे ये एंड किससे कनेक्ट कर रहा है, तो दो आंसर तो हो गया, ए और सी से ख़त्म नहीं हो सकता, ए और सी से, मतलब सी के लास्ट में एंड लिखा है, इसके लास्ट में सी दिया है, मतलब ये ऑप्शन हमारा किसी कीमत पर नहीं होगा। चलो ये काम हो गया। इन आवर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हो गया। लिखा है टू स्टे अहेड ऑफ दीज क्राइसिस, इन क्राइसिस से आगे रहने में, तो देखो शुरुआत हमें जो मिल रही है वो या तो ई से हो सकती है या तो ए से हो सकती है, ठीक है, और किसी से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, डी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। पहले देखो यहाँ क्या लिखा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड, या तो ए से स्टार्ट कर सकते हैं हम, दैट विल रिक्वायर से स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब बी से स्टार्ट नहीं होगा, तो ये दो ऑप्शन आपके कट गए, ठीक है। देखते हैं वेयर वी आर हेडेड एंड, वेयर वी आर हेडेड से स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो रही है। वेयर वी आर हेडेड ये करेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि ये एंड से कनेक्ट होगा तब ये लगेगा। इन आवर डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर ये भी नहीं शुरू करेगा, शुरू क्या कर सकता है, टू स्टे अहेड, मतलब आप क्या शुरू कर सकते हो, ई से शुरू कर सकते हो, ए से शुरू होगा या ई से शुरू होगा, सी से शुरू नहीं होगा, सी से शुरू नहीं होगा तो ये बी वाला भी कट गया। अब आपके पास एक ऑप्शन बचा है EACBD, ठीक, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, हम पहला ऑप्शन पाए हैं, क्रॉस चेक कर लो, तो देखो लिखा है कि टू स्टे अहेड ऑफ दीज क्राइसिस, इन क्राइसिस से, इन संकटों से हमें आगे अगर चलना है तो फिर क्या करना होगा, अब ए लगाओ, तो अगर आगे चलना है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर एंड वेयर वी आर अहेड, मैंने कहा था ना इस एंड के बाद हमें सी लगाना पड़ेगा, फिर एंड लगा, एंड के बाद अब क्या लगाना पड़ेगा, और ये बात है कि इसके लिए हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, बहुत ज़्यादा
इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट कहाँ? इन्वेस्टमेंट इन आवर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट आप किस में करोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर में करोगे। तो इसका मतलब हुआ कि हर हाल में हम बी के बाद डी लगाना ज़रूरी था। तो बी के बाद डी कहाँ मिल रहा है? इसमें मिल रहा है, और किसी में भी बी के बाद डी देख लो नहीं मिल रहा है। 2 जगह से हमको क्लू मिला, मतलब कई जगह से चेक करने के बाद हर हाल में हमको पहला वाला ही ठीक लग रहा है। ठीक है, समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाला होने के पीछे कई सपोर्ट मिल रहा है, कई बल मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट होमोफोन्स बताना है आपको। 2 वर्ड मिसिंग हैं इसमें और नीचे दिए हुए हैं, क्या वहाँ पे लगाना है? दोनों कॉम्प्लीमेंट दिए हुए हैं। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं लिख दे रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे लिखा तो है ही। एक कॉम्प्लीमेंट में आई लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद ये MENT लगा, ठीक। ये जिसमें आई लगा होता है ये क्या होता है? ये रिगार्ड के लिए होता है, रिस्पेक्ट होता है, सम्मान होता है। और जो कॉम्प्लीमेंट COMPLE होता है, MENT होता है। ये कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना वो होता है पूरक। पूरक का मतलब क्या होता है? जैसे आप समोसे खा रहे हैं, समोसे के साथ चटनी हो, ठीक है, मीठी वाली खट्टी वाली चाहे जो हो, समोसे के साथ चटनी क्या काम करती है? पूरक काम का वाला है। बिना चटनी के भी आप समोसा खा सकते हैं, लेकिन चटनी मिल जाए तो कंप्लीट हो जाता है। वो लगता है जैसे ब्रेड के साथ बटर मिल जाए तो कंप्लीट हो जाता है ना, ऐसे। नहीं खाली चाय तो पी सकते हैं, नमकीन के साथ चाय होती तो कंप्लीट हो जाता है। तो वो कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है जो उसको कंप्लीट करता है। अब यहाँ पढ़ के देखो कहाँ क्या लगाना है। काइंडली एक्सेप्ट माई डैश ऑन योर न्यू हेयर कट, मतलब अच्छा हेयर कट रहा होगा किसी का, तो उन्होंने कहा है कि अपने इस नए हेयर कट पे क्या करें, मेरे मतलब क्या क्या बताओ, रिगार्ड ना, कॉम्प्लीमेंट टिप्पणी ये होगा। तो कौन सा आना चाहिए? आई वाला आना चाहिए। इट इज़ डैश योर पर्सनैलिटी, ये आपकी पर्सनैलिटी को क्या कर रहा है? कंप्लीट कर दे रहा है, मतलब पूरक बन रहा है, मतलब समोसे में चटनी का काम कर रहा है। तो दूसरे वाले में ई वाला लगना चाहिए, पहले वाले में आई वाला, ठीक है। तो पहले वाले में आई वाला, तो ये क्या देखा? कॉम्प्लीमेंट आई वाला है, कंप्लेन तो होगा नहीं, ठीक है। तो पहले में आई वाला इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो 3 में हम चांस लेते हैं। अब इसका पहला खत्म हो गया, अब हमारे पास 2 बच रहे हैं। तो तीसरा तो गया ही, चौथा तो गया ही काम से, ठीक है। तो पहला भी गया काम से, ठीक, 2 बच रहे हैं। तो दोनों में ये पहला वाला दोनों का सही है। दूसरा वाला जो है, तो दूसरे का जो ये सी वाला है, इसका सेकंड वाला ठीक नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या चाहिए? हमको यहाँ पे चाहिए था ये वाला। तो दोनों करेक्ट किस में आए? केवल बी वाले में आए। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एग्जाम में यही अप्रोच लेनी है, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा भाई। चलो इसमें फिर अरेंजमेंट करना है 10वें वाले में, ठीक है। तो चलिए इसको भी पढ़ के देख लेते हैं हम। एम्बैरेसमेंट एंड डिफिकल्टी फॉर देम, एम्बैरेसमेंट पश्चाताप, मतलब पछतावा, एंड डिफिकल्टी कठिनाई, फॉर देम, ये फॉर देम लगा दिया पहली बात। तो देम से स्टार्ट तो हो नहीं सकता, मतलब ए वाले से स्टार्ट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गया काम से। दूसरा आ जाएगा द ग्रेट गॉड ओडिन एंड थोर हेल्पिंग देम विद, फिर देम आ गया, ये भी स्टार्ट नहीं कर पाएगा। तो बी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, ये गए काम से, ठीक है। 2 तो निपट गए। अब आगे लिखा है कि हिज क्लेवर प्लान्स, ये हिज प्लान किसका प्लान? भाई अभी तो नाम ही नहीं आया किसी का, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अब ये भी नहीं हो सकते, मतलब तीसरे से भी स्टार्ट आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो एक ऑप्शन बच रहा है यही वाला जिससे स्टार्ट हो सकता है। लोकी वाज रिप्रेजेंटेड एज द कंपेनियन ऑफ किसके? कंपेनियन ऑफ द ग्रेट गॉड्स ओडिन एंड थोर। लोकी को उनका कंपेनियन माना जाता था, उनका साथी माना जाता था। अब ही और हिज के लिए कौन मिल गया? लोकी। और ये जो देम लिखा हुआ, देम के लिए क्या मिल गया? ये ओडिन एंड थोर मिल गया, ये देम हो गए। मतलब फाइनली हम डी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देयर इज ओनली वन आंसर, ओनली वन ऑप्शन दैट स्टार्ट्स विद डी, ठीक है। और डी के बाद बी भी कनेक्टेड ही है। क्लियर हो गया ना? संतुष्ट हो? चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, क्वेश्चन नंबर
11 में, 11 में क्या है, खाली जगह भरना है। सेंटेंस पढ़ो, लिखा है सिंस सी सेड, सॉरी गलत बोल दिया, सिंस सी हैड नेवर ट्रेवल्ड अब्रॉड, क्योंकि वो पहले कभी अब्रॉड गई वही नहीं थी, तो सी वॉज बोथ। अच्छा, तो कोई लड़की है जो कभी अब्रॉड नहीं गई है, पहली बार जा रही है, तो उसके अंदर दो दो फीलिंग होंगी। बोथ लिखा है, एंड लिखा है, बाद में क्या लिखा, पहले काम, बाद में नर्वस फॉर हर अपकमिंग ट्रिप पे जा रही है। एंटोनीम लेना है किसका, जो ब्रैकेटेड है, काम का एंटोनीम लेना है। तो काम का ऐसा एंटोनीम लेना है जो मैच, नर्वस से मैच कर रहा हो, ध्यान रखिएगा। तो हाइप्ड का मतलब क्या होता है, हाइप्ड का मतलब होता है एग्जैगरेटेड, बहुत बढ़ा चढ़ा करके, बहुत बढ़ा चढ़ा करके। जैसे कि मतलब क्या हुआ, जैसे आप साउथ इंडिया की मूवी देख रहे हो, तो मतलब उसमें तो ऐसे होता है ना, जैसे कोई विलेन गोली चलाता है तो हीरो गोली के साथ साथ दौड़ के जाता है, और वो तो गोली को दांत से पकड़ लेता है। वाह क्या बात है, ठीक है। तो हाइप्ड तो यहाँ नहीं लग जाएगा। अपैथेटिक का मतलब जब किसी चीज़ में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, आपको अपैथी होती है, मतलब यू आर न्यूट्रल। एक्साइटेड हो सकती है वो, ठीक है ना। नर्वस एंड एक्साइटेड हो सकती है, जब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है तो आदमी कभी कभी नर्वस हो जाता है, बड़ी खुशी में भी नर्वस हो जाता है, घबराहट होने लगती है, ठीक है। अच्छा, काम यहाँ लिखा है ना, काम का मतलब एकदम शांत, शांत के अपोजिट भी, शांत का अपोजिट भी हो जाएगा एक्साइटेड, और ये नर्वस का साथी भी हो सकता है होपफुल। अच्छा, होपफुल जो होता है ना वो पॉजिटिव में आ जाएगा सेंस, ठीक है। तो ये मत लगाओ, होपफुल से ज़्यादा ठीक है एक्साइटेड, क्योंकि नर्वस के साथ होपफुल एंड नर्वस नहीं होगा, एक्साइटेड एंड नर्वस हो सकता है, तो ये नहीं लगेगा। मोस्ट सुटेबल कौन सा था, थर्ड वाला, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइनोनिम बताना है किसका, ये अंडरलाइन जो किया हुआ है। तो द गेस्ट वाज हैक्ड बाय द स्पेक्टेटर। हैक का मतलब क्या होता है, हुटिंग करना, हूट करना, समझ रहे हो, हूट मतलब जैसे मजाक उड़ाते हैं ना लोग, कुछ खिल्ली उड़ाते हैं। कमेंट करना, टॉन्ट करना हो सकता है, ये हो सकता है टॉन्ट, कमेंट करते हैं ना कुछ लोग, कोई आया भाषण देने के लिए गया तो उस पर टॉन्ट कर रहे हो, तो काम डाउन तो नहीं कर रहे हैं वो लोग, ऐड भी नहीं कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, हेल्प तो नहीं कर रहे हैं। तो हेकल्ड का मतलब क्या होता है, हेकल्ड का मतलब टॉन्टेड, ताना मार रहे थे लोग, कमेंट पीछे से नहीं मारते हैं जब कोई नया आता है, तो मतलब हर आदमी का सपोर्ट नहीं करता, कोऑपरेट नहीं करता, ठीक है। तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13। क्या करना है इसमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसके लिए, इस पूरी सिचुएशन के लिए, ठीक है। द व्हीकल विच कैरीज डेड बॉडी, मतलब देखा होगा, मतलब हॉस्पिटल वगैरह पे लिखा होता है शव वाहन, मतलब लाश के वास्ते एक गाड़ी होती है, उस पर लिखा होता है लाश के वास्ते। तो वो गाड़ी जिस पर डेड बॉडी को ले जाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, हियर्स कहते हैं। ये डेथ से रिलेटेड वर्ड्स हैं। अब अगर इस डेथ से रिलेटेड, जैसे कॉफिन है, एम्बुलेंस है, कॉर्प्स है, बियर है, और मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं डेथ से रिलेटेड हैं, एपिटफ है, सिनोटफ है, इस तरह के वर्ड हैं। तो एक वीडियो मैंने इसमें बनाया है डेथ से रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है। पहले भी बनाया था, अभी फिर भी मैं बना दूंगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो बना दूंगा मैं, फिर एक वीडियो बना दूंगा इस पर। अभी आप जल्दी चाहते हैं तो वो वाला देख लीजिए, नहीं तो फिर आगे मैं बना दूंगा। कॉफिन क्या होता है, कॉफिन होता है ताबूत, ठीक है। वो एक बॉक्स होता है जिसमें डेड बॉडी को रखकर ले जाते हैं। लेकिन अर्थी होता तो उसको हम क्या कहते हैं, बियर कहते हैं, BIER होता है बियर, अर्थी होती है। हियर्स शव वाहन होता है जिसपे डेड बॉडी को ले जाया जाता है। एम्बुलेंस वो मेडिकल सर्विस के लिए होती है गाड़ी। कॉप्स का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी, क्या होता है, कॉप्स का मतलब डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग की डेड बॉडी होगी। अगर करकास लिखा होता तो ये किसी एनिमल की डेड बॉडी होती, ठीक है। ये कॉप्स क्या होती है, ह्यूमन की डेड बॉडी, करकास क्या होती है, एनिमल की डेड बॉडी होती है, ठीक है। तो ये 2-3 वर्ड थे जिनकी ज़रूरत है आपको जानना। तो इसमें जो मेन वर्ड है, जो आंसर है, वो हियर्स वाला होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। और अगला क्वेश्चन है, देखो सब्स्टिट्यूट करना है आपको मीनिंग से, अंडरलाइन वर्ड जो दिए मीनिंग, इन ब्लैक एंड वाइट। तो इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है कि कुछ भी आप मुझे लिखित में दीजिए। जैसे कोई आदमी अपना स्टेटमेंट दे रहा है तो क्या कहा जाता है कि आप अपना स्टेटमेंट किस में दीजिए, इन राइटिंग, लिख कर दीजिए, ठीक है। तो द प्रिंसिपल पोस्टेड ऑल द स्टाफ रूल्स इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब लिख कर दिया, इन राइटिंग लिख कर दिया, तो थर्ड वाला, ठीक है। चलिए आगे,
समझ में तो आ रहा है, ये तो आसान है ना, तो आराम से समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एंटोनीम बताना है। किसका एंटोनीम बताना है? सपोर्ट का। सपोर्ट का मतलब तो बताने की जरूरत नहीं, समझ ही रहे होगे। सपोर्ट का अपोजिट अपोज करना हो सकता है, तो पहला ही मिल गया हमको। स्टे मतलब वहीं पे रुकना, ठहरना, बियर बर्दाश्त करना होगा, स्टैंड नहीं, ये सब नहीं होगा, क्या होगा? अपोज करना हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं था, तो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं, जो अंडरलाइन किया हुआ है उसकी क्या बतानी है आपको? अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है। चलो, तो इडियम है कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग। द न्यू इलेक्ट्रिक कार कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग। जो नई इलेक्ट्रिक कार आई है वो क्या हो गई है कि कॉस्ट कर रही है एक आर्म एंड अ लेग, मतलब किसी भी चीज़ की कीमत अगर एक हाथ और एक पैर चुकाना पड़े, मतलब बहुत भारी कीमत होती है। ये इसके पहले भी आया है, ये सीपीयू वाले में भी आया था और यही क्वेश्चन स्टेनो वाले में भी आया था। सोच लीजिए, मैं क्यों बार बार कहता हूँ, यही कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग स्टेनो वाले में भी ये इडियम था और ये सीपीयू वाले में भी इडियम था। सोचिए, इसलिए कहता हूँ ना, टीम वही रहती है। बहुत भारी कीमत का मतलब क्या हुआ? वेरी एक्सपेंसिव। क्या होगा? बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, तो बी वाले लगा लो। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर वही सब्स्टिट्यूट करना है, ये अंडरलाइन किया है, इज क्रिएटिव। इसमें ग्रामेटिकल मैटर है। ठीक, सी कैन ड्रा वेरी वेल एंड जस्ट एज, ठीक वैसे ही जैसे। अब बताओ, अब यहाँ पे लगाना है, क्या लगाना है? ये इसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे? ये किससे कनेक्ट हुआ? एंड से। एंड और इसको मैच कौन करा रहा है? करा रहा है इसको वेल। वेल एंड क्रिएटिव। ड्रॉ मतलब क्या हो गया? ये वर्ब है। ये वेल क्या हो गया? काम करने का ढंग। सी कैन ड्रा वेरी वेल मतलब वो बहुत अच्छे से ड्रा कर सकती है। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो वेरी वेल क्या हो गया? ड्रा करने का तरीका हो गया। तो जो ये क्रिएटिव है, दैट आल्सो शुड बी एडवर्ब ऑफ मैनर, बिकॉज वेल एंड क्रिएटिव आर ज्वाइंड बाय एंड। तो एंड से जब हम दो वर्ड को कनेक्ट करते हैं तो दोनों की पार्ट ऑफ स्पीच सेम होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज वेल, एडवर्ब ऑफ मैनर है और वो अंडरलाइन नहीं है। अंडरलाइन नहीं है दैट मीन्स कि ये करेक्ट है, और जो अंडरलाइन है उसको आपको करेक्ट करना है, और जो अंडरलाइन किया है ये अभी क्या है? एडजेक्टिव है, इसको आपको एडवर्ब में चेंज करना पड़ेगा। क्रिएटिव का मतलब रचनात्मक होता है, जबकि रचनात्मकता पूर्वक होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पूर्वक लगाने के लिए, उसको एडवर्ब ऑफ मैनर बनाने के लिए यू विल हैव टू ऐड ly, एक आपको सफिक्स लगाना पड़ेगा, क्रिएटिवली। तो क्रिएटिवली लगाएंगे तब सही बन पाएगा। जस्ट एज क्रिएटिवली, उतनी ही क्रिएटिवली। ठीक है, बहुत अच्छे से और उतनी ही क्रिएटिवली वो ड्रा कर सकती है। ठीक, समझ गए? आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, आपको इडियम दिया हुआ है। इडियम क्या मतलब? एक सिचुएशन दी है इन्होंने, अप्रोप्रिएट इडियम लगाना है। सिचुएशन ये है, इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको इडियम लगाना है। सिचुएशन क्या है? इट इज़ बेटर टू गेट लेस। इट इज़ बेटर टू गेट लेस देन व्हाट यू वांट देन गेट नथिंग। आप जो चाहते हैं, ठीक है ना, उससे कम पा लेना बेहतर है कुछ ना पाने से। यही कह रहे हैं ना, मतलब कुछ ना पाने से अच्छा कुछ ही सही, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये कहना चाह रहे हैं। अब समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इसके लिए आपको इस सिचुएशन के लिए आपको इडियम ढूंढना है। तो लिखा है हाफ अ लोफ इज बेटर देन नन। हाफ अ लोफ मतलब आधी रोटी, मतलब जीरो रोटी, नन मतलब कुछ नहीं से आधी रोटी ही सही। तो ये सिचुएशन को सूट कर रहा है इडियम पहला वाला। दूसरा है वेस्ट नॉट वांट नॉट। वेस्ट नॉट का मतलब आप किसी चीज़ की बर्बादी मत करो, आपको उस चीज़ की कमी नहीं होगी। ये एकदम से सूटेबल है वाटर क्राइसिस के लिए, आज की पीढ़ी के लिए ये है कि वेस्ट नॉट। अगर आज आप वाटर वेस्ट नहीं करेंगे तो आगे चल के आपको कम नहीं पड़ेगा, आपको इसकी ज़रूरत, मतलब आपको आवश्यकता में नहीं आएगा, आपकी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। वेस्ट नॉट, आपके पास कोई भी रिसोर्स हो, अगर आप उसको वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको उसकी बाद में नीड नहीं आएगी, आपके पास वो पहले से रहेगा। वेस्ट करोगे तो आगे चल के क्या होगा? अभाव। वांट मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अभाव हो जाएगा। वेस्ट करोगे अभाव हो जाएगा, वेस्ट नहीं करोगे अभाव नहीं होगा। तो ये वाला होता है। तीसरा है वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, मतलब जहाँ आग, जहाँ धुआं तहाँ आग, बिना आग के धुआं नहीं होता। ये हो गया। अ स्टॉर्म इन अ टी कप।
चाय के कप में तूफान। तो चाय के कप में तूफान का मतलब हुआ जब लोग जरा सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, मामूली सी बात है, जरा सा मैटर है, अब लोग उसी में मतलब एकदम गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हुए जा रहे हैं, तो वो होता है स्टॉर्म इन टी कप। अच्छा, ये वाला भी बहुत बार आया है, ये वाला इडियम जो स्टॉर्म इन टी कप है वो लगातार आ रहा है, उसमें सीजीएल में भी आया था, स्टेनो में भी आया था, और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले में भी आया था। ठीक है, तो बार बार एक आ रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें क्या करना है आपको, देखो इसमें कह रहे हैं कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये फिर वही ट्रांसफॉर्मेशन का आ गया, कोई एडजेक्टिव है जिसको आप सुपरलेटिव डिग्री में बताना है। अब लिखा है इट लुक्स लाइक और बैड फियर्स ऑन और कमिंग ट्रू। तो एक एडजेक्टिव ये है कमिंग टू, एक है वो क्या है बैड है। तो बैड की सुपरलेटिव शायद ये बनाए होंगे। तो बैड कौन सी डिग्री हो गई बच्चा, पॉजिटिव डिग्री हो गई कि नहीं हो गई, मतलब बैड जो है वो पॉजिटिव डिग्री है। बैड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, तो पहले बैड की तीनों डिग्रियां देख लो आप। बैड और एक वर्ड है एविल और एक वर्ड होता है इल, इल का मतलब होता है बुरा, इन तीनों का मतलब होता है बुरा। इनकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, वर्ष, और इनकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, वर्स्ट होती है, WORST। तो जिसमें वर्स्ट लगा होगा वही होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ष लिखा। वर्ष हमने क्या कहा था, कंपैरेटिव डिग्री है, तो वर्ष इज कंपैरेटिव डिग्री, तो ये आंसर नहीं होगा और ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ लिखा इट लुक्स लाइक और वर्स्ट फियर्स, वर्स्ट क्या है, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, यही वो कह रहे थे। बैड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री केवल किस में लगी है, सी में लगी हुई है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको एडजेक्टिव की डिग्रियां पता होंगी। ठीक है, 19 हो गया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में फिर से अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ABCD देखो दिया हुआ है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि हम लोग पढ़ के देखें पहले। रिटन इन अनएडोर्न्ड संस्कृत प्रोज। अनएडोर्न्ड का मतलब क्या, बहुत ही अलंकारिक नहीं है। एडोर्न का मतलब बहुत बढ़िया स्टाइल में अलंकार वगैरह का यूज करके, जैसे कालिदास के नाटक हैं तो एकदम एडोर्न्ड स्टाइल में है। और रिटन इन संस्कृत प्रोज, अब ये किसी किताब के बारे में लिखा हुआ है तो ये स्टार्ट नहीं कर सकता भाई। ठीक है, ए से स्टार्ट नहीं होगा, किसी में स्टार्ट भी नहीं है, कोई बात नहीं। वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट बुक्स, मतलब दुनिया की सबसे पहली किताबों में से एक, तो ये स्टार्ट कर सकता है, दिस कैन स्टार्ट। आगे लिखा डिवोटेड टू स्टेट क्राफ्ट, ये नहीं है, ये स्टार्ट नहीं कर सकती, सी से स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो ये नहीं हो पाएगा। आगे लिखा द अर्थशास्त्र इज, हाँ अब मिला हमको सही स्टार्टर। तो ये सेंटेंस कैसे होना चाहिए, देखो द अर्थशास्त्र इज, इसी के बाद तो कहोगे वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट बुक्स, डी स्टार्ट करेगा। तो डी से स्टार्ट होने वाले दो सेंटेंस हैं, ये है डी के बाद बी या डी के बाद ए। ठीक है, पहले किस में होना चाहिए था, तो डी के बाद ए, आई थिंक क्या लगना चाहिए, डी के बाद ए लगना चाहिए। डी के बाद ए या नहीं, ए कैसे लगेगा, ये तो चांस ही नहीं है लगने का। अर्थशास्त्र इज, अगर लिखा है रिटन इन अंडर अनएडोर्न्ड संस्कृत प्रोज, नहीं ये होगा क्योंकि यहाँ पे इज लगाना है, लगा हुआ है ना। तो अर्थशास्त्र इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट बुक्स, अब लगाओ रिटन इन, तब ठीक होगा। तो ये डी के बाद बी लगेगा। ठीक है, तो डी के बाद बी लगेगा, ये पहला वाला होगा, डी के बाद बी आएगा, ए नहीं आ पा रहा है, किसी कीमत पर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है ये पैसेज का। ठीक है, तो पहले से ही जानते हो क्लोज टेस्ट का मैटर है, एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में 5 खाली जगहें होंगी। तो चूँकि थोड़ा बड़ा था तो इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया है, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही होगी आई थिंक आप लोगों को। चलिए पढ़ के देखें। लिखा है कि अ कपल ऑफ मिनट्स लेटर, मतलब कुछ मिनट के बाद में, अ वुमन कम्स रनिंग फॉरवर्ड द डेस्क, मतलब एक औरत दौड़ते दौड़ते आती है डेस्क की ओर। एज सोन एज सी सीज द लिटिल गर्ल, जैसे ही उसने छोटी बच्ची को देखा, सी साउट्स एंड डैश अप टू हर, वो साउट्स बड़ी जोर से चिल्लाती है और डैश अप टू हर, और वर्ब में एस लगना चाहिए इसमें भी, और उसके मतलब उसके पास दौड़ के जाती है।
सी लिफ्ट्स द गर्ल इनटू हर आर्म्स, वो उस छोटी बच्ची को अपनी बाहों में उठा लेती है, एंड होल्ड्स हर वेरी टाइट, और उसको खूब कस के अपने से चिपका लेती है। देन सी सेपरेट्स हरसेल्फ फ्रॉम हर डॉटर, उसके बाद अच्छा वो बच्ची उसी की बेटी है, फिर वो अपनी बेटी से अपने आप को अलग करती है और लुक्स एट हर डैश व्हाइल सी सेज, और वो मतलब उसको उस बच्ची का मतलब हाथ पैर में कुछ देखती होगी जब उस समय वो बोलती है आई एम हियर एंड्रिया, एंड्रिया मतलब उस बच्ची का नाम होगा, एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ ठीक है, आई लव यू हनी मतलब अपनी बच्ची के लिए कह रही है कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। तो कुछ मतलब ये इंटीमेट मोमेंट्स हैं एक माँ और बेटी के बीच में। ऐसी सिचुएशन क्यों आई थी देखते हैं जरा। देन सी टर्न्स एंड डैश द मैन, फिर वो उस आदमी की ओर घूमती है। अब यहाँ पे क्या लगाया गया, वो उस आदमी को क्या करती है, मारती है, पीटती है, गाली देती है या रिस्पेक्ट करती है, अब बाद में चलेगा पता चलेगा। लिखा है थैंक यू सो मच सर, तो थैंक यू सो मच सर अगर उन्होंने कहा है तो इसका मतलब ग्रीट किया होगा, अभिवादन किया होगा ना, किसी को थैंक यू कहने का मतलब कुछ अच्छे वर्ड में आएगा पहले। सी सेज, वो कहती है कि वी गॉट सेपरेटेड इन क्राउड अर्लियर, अच्छा तो ये इन अपनी बेटी से अलग हो गए थे, भीड़ में उनकी बेटी उनसे अलग हो गई थी, बिछुड़ गई थी। माई डॉटर इज़ डेफ, ओहो हो मतलब जो बेटी है वो बहरी है। सो आई कुड नॉट मेक एन डैश ओवर द स्पीकर फॉर हर, तो मैं स्पीकर पर उसके लिए अनाउंसमेंट, यहाँ क्या होगा अनाउंसमेंट होगा, मैं उसके लिए अनाउंसमेंट भी नहीं करवा सकती क्योंकि वो बहरी है, वो बहरी है तो उसको वो सुन तो पाएगी नहीं, तो अनाउंसमेंट कराना भी बेकार था, वो बस खाली ढूंढ सकती हैं। तो आई वॉज लुकिंग फॉर हर एवरीवेयर, मैं इसको ढूंढ रही थी हर जगह। आई वॉज सो वरीड, बहुत चिंतित थी मैं, जाहिर सी बात है होगा ही। नाउ द मैन अंडरस्टैंड्स, अब वो आदमी समझ जाता है कि वाई द लिटिल गर्ल डिड नॉट लुक अप एट हिम, कि जब वो उसको पुकारा था तो वो लड़की ने उसकी ओर देखा भी नहीं था, अंटल ही डैश हर सोल्जर, तो टच करने की बात होगी, जब तक उस आदमी ने उस बच्ची का के कंधे पर टच नहीं किया तब तक उस बच्ची ने ऊपर सर करके देखा भी नहीं था, क्योंकि बोलने पे पुकारने पे वो सुन ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो कुल एक सिचुएशन समझ में आती है कि एक बच्ची है जो अपनी माँ से बिछड़ जाती है, वो बहरी है, कोई आदमी उसको पाता है बुलाता है तो वो सुनती नहीं है, वो उसके कंधे पे हाथ रखता है तब जाके उसको समझ में आता है। और वो आदमी जब उस बच्ची को उसकी माँ के पास ले आता है, डेस्क जहाँ भूले बिसरे लोगों को लाया जाता है डेस्क पर ले आता है वो आदमी, तो ये माँ जिसकी बच्ची खो गई थी उसको देखती है और दौड़ के उसके पास जाती है, वो उसका आगे की सिचुएशन आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, वो साउट करती है डैश अप टू हर, तो वो दौड़ के जाएगी, चेज अप टू हर नहीं होगा बल्कि क्या होगा रन्स होगा, क्योंकि वर्ब में यहाँ पे साउट्स लिखा हुआ है, स्टेयर्स और ब्लिंक्स नहीं होगा, उसको घूर के देखना और ब्लिंक करना नहीं, दौड़ के जाएगी अपनी बच्ची के पास वो, ठीक है। तो आगे आ जाओ, फिर नंबर 2 पे यहाँ क्या लगाओगे, लिखा है कि देन शी सेपरेट्स हरसेल्फ फ्रॉम हर डॉटर, बेटी को गोद से उतारती है, लुक्स एट हर डैश व्हाइल शी सेज आई एम हियर, तो उसको देख रही होगी, तो लुक्स एट हर क्या, लुक्स एट हर ईयर्स या नेल्स या स्किन या फेस, तो उसके कान देखेगी या नेल देखेगी या स्किन देखेगी, क्या देखेगी, उसका फेस देखते हैं पहले लोग बच्चे का, मतलब तसल्ली के लिए फेस दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आएगा, 3rd नंबर पे, यहाँ पे क्या लगाओगे, वो उस आदमी की ओर घूमती है और डैश करती है, मैन को थैंक यू सो मच बोला था, तो ऑप्ट करेगी, नहीं भाई, ऑप्ट का मतलब क्या होता है जानते हो ना, ऑप्ट करना मतलब चुनना होता है किसी चीज़ को, और डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, किसी बात को छुपाना, मतलब बोलते समय कोई बात छुपा रहे हैं, तो डिस्क्रीट क्यों करेगी, ग्रीट करेगी, हाँ बिल्कुल करेगी ग्रीट। थैंक यू बोलना क्या होता है, किसी को ग्रीट करना, सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना होगा, रिजेक्ट बिल्कुल नहीं करेगी, तो ग्रीट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अब आपका 2 फिलर और बचा हुआ है, तो ये नंबर 4 में देख लो क्या है, यहाँ पे नंबर 4 में तो वो कही कि मेरी बेटी बहरी है इसलिए मैं उसके लिए अनाउंसमेंट भी नहीं करा सकती, तो अनाउंसमेंट लगेगा। अब ध्यान देखना यहाँ पे आयन लगा हुआ है, आयन लगेगा तो क्लेम और नोटिफिकेशन तो नहीं होगा, ठीक है। अब ये अनाउंसमेंट हो सकता है या असर्शन हो सकता है, असर्शन का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट, सहमति देना, एक्सेप्ट करना, ये नहीं होगा अनाउंसमेंट। वैसे सिचुएशन की डिमांड भी अनाउंसमेंट के लिए है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन, आखिरी फिलर,
ये उन्होंने कहा कि उस आदमी को समझ में आया कि जब हमने बच्ची के कंधे पे हाथ रखे थे तभी वो ऊपर सर करके देखी थी, इसके पहले उसने देखा नहीं था। तो यहाँ क्या करो, व्हेन ही फेल्ट हर शोल्डर या व्हेन ही टच्ड हर शोल्डर, तो टच्ड हर शोल्डर होगा। कंटैक्ट नहीं, छूने को कंटैक्ट नहीं कहेंगे, ठीक है, और क्रैक्ड भी नहीं होगा, तो ये टच्ड होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो हम लोग अभी 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये कौन सा था, CHSL 2023 टीयर 1, डेट क्या है 2 अगस्त, शिफ्ट 2, ठीक है। ये पूरी डिटेल मैंने एक बार फिर आपको बता दी, शुरू में तो बताई ही थी। हाँ, तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है, अपनी राय दीजिएगा। बढ़िया, कुछ बच्चे हैं जो कमेंट रोज़ करते हैं, अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। कम से कम कोई तो है, देखते तो कई लोग हैं पर बोलते बताते बस कुछ ही लोग हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो हमें पता ही है कि कई लोग देख रहे हैं, और ना भी कहोगे। कई लोग तो ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, देखते रोज़ हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी। खैर कोई बात नहीं, वो उनकी मर्जी है। तो सेशन कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और जो मैंने पूछा था बच्चों ने इस पर क्या वो भी किया है। मैं बहुत जल्दी ही लाइव का थोड़ा जुगाड़ बना रहा हूँ अभी, क्योंकि देखो मेरे पास सिस्टम बहुत नहीं है, तो किसी तरह से लाइव आने का जुगाड़ बना रहा हूँ। तो अभी मतलब थोड़े दिन लगेंगे, 8-10 दिन सिस्टम लगाएंगे। और सोच रहा हूँ कि यही जो CHSL वाला पेपर कराता हूँ, तो क्यों ना डिस्कशन ही हम लोग लाइव करें। पढ़ा तो हम रिकॉर्ड करके देंगे, डिस्कशन लाइव करो। जब डिस्कशन लाइव करेंगे तो आप लोग साथ में आंसर भी देंगे ना, तो आपको जैसे आप क्या गलती कर रहे हैं हमको ये पता चल जाएगी। तो मैं उस समय समझा पाऊँगा अच्छे से कि आप ये गलती कर रहे हो, ये ऐसे ना सोचो, इस तरह से सोचो। तो लाइव डिस्कशन लाइव करना आई थिंक कि वुड बी बेटर, ठीक है। फिलहाल अपनी राय देना आप लोग। तो फिलहाल ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं फिर हम लोग अगले डेली डिस्कशन में। तो टेक केयर, थैंक यू।